हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में यानी हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और इससे पहले बात की थी हमने मौलिक अधिकार के बारे में बात की थी। किसके बारे में? मौलिक अधिकार का भाग कंप्लीट हो चुका है और अब इस पार्ट में जानेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। मैं आपको बता दूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होते हैं। जैसे मौलिक अधिकार किस पे लागू होते थे? व्यक्ति विशेष पर लागू होते। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होते हैं। किस पर लागू होते हैं? राज्य पर लागू होते हैं। और राज्य चाहे लागू करे ना करे वो उसके ऊपर निर्भर होता है। किसके ऊपर? राज्य के ऊपर निर्भर होता है। और जो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने भाग 4 और भाग 3 को न्यायिक बताया गया है और भाग 4 को क्या बताया है? गैर न्यायिक। इसके लिए आपका अगर ये आपका कर्तव्य, आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अगर कोई राज्य सही से नहीं करता है या कोई कंपनी वो काम नहीं करती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्या है? बाध्य योग नहीं है। जैसे आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये बाध्य योग नहीं है। जैसे आपकी क्या हुई, मान लो आपकी पेंशन जो सरकार क्या देती है, आपने पेंशन देती है, वो क्या है आपकी? मान लो अब योगी सरकार, आपकी भाजपा सरकार है, अब आ जाए सपा सरकार या बसपा सरकार आ जाए, बसपा सरकार अलग सिरे से काम करना शुरू कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं? FIR दर्ज नहीं कर सकते, आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे कि आर्टिकल क्या कहता है। और दूसरी बात यह है कि ये व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होते हैं। तो आइए बात करते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। क्या कहते हैं ये? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें क्या कहा जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं किस में बताया गया है? भाग 4 में बताया गया है, अनुच्छेद आपके आर्टिकल 36 से 51 तक। और जो BN राव हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने भाग 3 को न्यायिक बताया गया है और भाग 4 को गैर न्यायिक बताया गया है। ये किसने बताया? तो BN राव। फिर आप क्या आते हैं? KT शाह। KT शाह ने इसको क्या क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को क्या क्या है? एक चेक का है। बैंक की मर्जी है, अगर बैंक का मन है तो ये चेक बना सकती है, अगर बैंक का मन नहीं है तो चेक नहीं बना सकती। तो वैसे ही राज्य, अगर राज्य की इच्छा है तो लागू करे और राज्य की इच्छा है तो लागू ना करे। अगर प्रत्येक राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करे तो आज जो इस समय इतनी दुर्दशा हो रही है व्यक्तियों की, वो नहीं होगी। जैसे अब इलेक्शन के टाइम में गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, नमक मिल रहा है, यहाँ तक कि अगर सरकार ऐसी पॉलिसी चलाती पहले से ही तो क्या ऐसा होता? इतनी गरीबी या जो इतना कुछ होता? नहीं होता। सरकार सब अपने अपने वो उसने करती है। आप अगर मान लो आपको गेहूँ, चीनी, चावल देना सरकार बंद कर दे तो आप थोड़ी भाजपा सरकार पर थोड़ी मुकदमा दर्ज कर दोगे? नहीं। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य चाहे लागू कर सकता है और राज्य चाहे लागू नहीं कर सकता है। तो KT शाह ने कहा है किसकी तरह है? बैंक चेक की तरह है। फिर आप क्या आते हैं? तीसरे नंबर पर क्या है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या क्या है? संविधान की मूल आत्मा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या क्या है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या क्या है? संविधान की मूल आत्मा कहा है। अगर आपसे पूछे जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आपको आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? आत्मा, हृदय, संरक्षक और प्रतिष्ठा कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा था। फिर BN राव अम्बेडकर ने क्या क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की बात की है। किसके बारे में बात की है? लोक कल्याण की बात की है। एक राज्य की क्या क्या नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर लोकतंत्र, कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। कितने लोकतंत्र की बात की गई है? तो 2 प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। अगर आपसे पूछे कितने न्याय की बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो आपके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कितने न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है। और कितने लोकतंत्र की बात की गई है? तो आपके 2 लोकतंत्र की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पेपर में पूछता है कि कितने लोकतंत्र की बात की गई है, तो आपको कौन सा टिक करके आना है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। अगर आपसे पूछे कि कितने न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर
ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए। और आयरलैंड के संविधान से कहाँ से लिए गए थे? तो स्पेन के संविधान से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? स्पेन के संविधान से लिए गए थे। और मैं आपको बता दूं, ये वाद योग नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि हमारी पेंशन खत्म कर दी, हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ये आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार कहाँ से था? आपका अधिकार था 14 से लेके 32 तक। कहाँ से था? 14 से लेके 32 तक था। और लागू राज्य की इच्छा के ऊपर है, राज्य लागू करे या ना करे, ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे आपके गेहूं चावल, मैंने बताया था, आपके गेहूं चावल तेल बंद कर दिया, अब आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं हमें मिट्टी का तेल मिलना चाहिए, हमारा अधिकार। भैया अधिकार नहीं है आपका। ये क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आपको गेहूं मिलना है, अच्छी बात है, चावल मिलना है, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। तो सरकार क्या कर सकती है? आर्थिक मदद कर सकती है। आर्थिक मदद का क्या? जैसे गेहूं चावल, और देखना आपने कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे 60 साल पेंशन चल रही है, कौन सी 60 साल पेंशन चल रही है, विकलांगों के लिए सरकार व्हील चेयर वगैरह उपलब्ध कराती है, उनको महीनादारी पेंशन उपलब्ध कराती है, विकलांगता पेंशन कराती है, और आपने देखा कि सरकारी पास भी बनाती है। तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य चाहे तो लागू कर सकती है, राज्य चाहे लागू ना करे, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। अब आप कहेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने प्रकार के होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है? तो मैं आपको बता दूं, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? समाजवादी विचारधारा, आपकी गांधीवादी विचारधारा, आपकी उदारवादी विचारधारा। किसके बारे में? तो समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और आपकी उदारवादी विचारधारा। कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समाजवादी, गांधीवादी और आपके उदारवादी विचारधारा। तो अब आर्टिकल क्या कहता है? 36 किसके बारे में बात करता है? 36 किसके बारे में बात करता है? राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। किसके बारे में? राज्य कौन? अच्छा, राज्य क्या चीज होती है? जैसे आपने देखा होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल पार्टी जो मतलब नगर पंचायत, और 1 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और आपके अन्य प्राधिकरण जैसे LIC क्या है? अपने आप में राज्य है। रेलवे क्या है? अपने आप में राज्य है। और आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या है? अपने आप में राज्य है। SSC क्या है? अपने आप में राज्य है। आपके और बहुत सारे ऐसे प्राधिकरण कम जो हैं क्या है? अपने आप में राज्य है। तो आप समझ चुके होंगे कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो आर्टिकल 36 और आपका आर्टिकल 32 किसकी बात करता है? तो राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। फिर अनुच्छेद 36 क्या कहता है? न्यायालय में प्रवर्तनीय एवं वाद योग। आप न्यायालय नहीं जा सकते, और ये क्या है? वाद योग नहीं है। क्या है? बाध्य योग नहीं है। न्यायालय प्रवर्तनीय, आप न्यायालय नहीं जा सकते, और ये बाध्य योग नहीं है। मैंने यहाँ भी बताया था क्या है? बाध्य योग है? नहीं है। और उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो आपका आर्टिकल 37 क्या कहता है? ये क्या? न्यायालय प्रवर्तनीय और बाध्य योग नहीं है। क्या? बाध्य योग नहीं है। फिर आपका आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि। क्या करता है? लोक कल्याणकारी राज्य की, जैसे सामाजिक न्याय। किसकी बात करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। किसकी बात करता है? सामाजिक न्याय की बात करता है। जैसे सामाजिक न्याय क्या होता है? आपने देखा होगा समाज जैसे छुआछूत की, ये क्या करता है? उसकी बात करता है। आपकी छुआछूत, आपकी सामाजिक, आपको सामाजिक क्या है? आपने देखा होगा सोसाइटी में पहले क्या था, जो हमारा मूल अधिकार था वो किसकी बात करता है? आपका 14 किसकी बात करता है? आपने इसकी बात करता है आर्टिकल 18। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात करता है। लोक कल्याण क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय, जैसे आपका आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? सामाजिक स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे जाति धर्म भेदभाव, जाति धर्म के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? आपका भेदभाव, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो आर्टिकल आपका 15 बताता है। पहले क्या था? आपको घूमने नहीं जाने दिया जाता था। पीछे क्या? झाड़ू बांध दी जाती थी, जिससे क्या हो, जो मतलब शूद्र होते थे, जो निचली जाति के लोग होते थे, उनके पीछे कपड़ा बांध दिया जाता था। और वो कपड़े से क्या होता था कि जो आपके पैर के जो आपके पैर के दिगान बनते हैं वो क्या हो जाए? मिट जाए। इतना उस समय इतना बहुत ज़्यादा
वो था कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा पाखंड था। जैसे कर्नाटक में क्या था, आपने देखा जो हिजाब विवाद उठा है, मैं आपको बता दूं कर्नाटक में कुछ मतलब पहले क्या था, आपको स्तन ढकने के लिए क्या देना पड़ता था, स्तन कर देना पड़ता था। अगर आपका छोटा कर है तो, अगर आपका छोटा कपड़ा है तो उस हिसाब से कम पड़ता था, आपका ज़्यादा कपड़ा लगा हुआ है स्तन पे तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। उस समय ये स्थिति थी। तो आपको सामाजिक न्याय की बात करता है, फिर आर्थिक न्याय की बात करता है और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अरे हमारी मर्जी है, हम पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत हो रही है क्या? जय भीम यूनियन पार्टी या आपकी बहुत सारी मतलब एजुकेशन यूनियन पार्टी या टीचर पार्टी, तो क्या आप क्या कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अरे यहाँ तो पढ़ाने से वो फुर्सत नहीं है, राजनीति कहाँ से आ गई। फिर आपका आता है आर्टिकल 39 किसकी बात करता है, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन। किसकी बात करता है, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। किसकी बात करता है, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। जैसे मान लो कोई योगा टीचर है, कोई योगा टीचर है या कोई केमिस्ट्री का टीचर है या आपका कोई मैथ का टीचर है, तो उनके दोनों के में क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसमें आपको किसके, आपके सब्जेक्ट के आधार पर या आपको उसकी कैपेसिटी के आधार से क्या होता है, उसमें समान वेतन नहीं दिया जाता है। अब मान लो कोई नराई कर रहा है, खेत में नराई कर रहा है, अब एक महिला भी नराई कर रही है, तो ऐसा नहीं है उसको झाड़ी 300 की दी जाएगी पुरुष को और उसकी झाड़ी 200 की दी जाएगी। भैया पुरुष और महिला दोनों क्या कर रही हैं, समान काम कर रही हैं, खेत में नराई बराबर कर रही हैं। तो क्या होता है, समान कार्य के लिए होगा कि खेत में व्यक्ति और महिला दोनों मजदूरी नराई गुड़ाई कर रही हैं तो उनके लिए समान झाड़ी दी जाती है। जिसको 500 की अगर झाड़ी चली तो 500 दिए जाएंगे और 400 की झाड़ी चली तो 400 रुपये दिए जाएंगे। तो क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई। तो अब तो आप समझ चुके होंगे। फिर आपका आता है अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 39 का किसकी बात करता है, अगर ये चीज़ बाद में, अगर का शब्द बाद में जुड़ा है, 39 का, तो आप समझ गए। जैसे आपने क्या देखा होगा, जो धान में, या आप समझ जाओ कि जो मेहनता गड़ाई हो रही है इस समय, आपने देखा होगा जब कुछ जगह क्या होता है, किल्ला नहीं जमता है, कुछ जगह जड़ नहीं जमती है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा वो पौधे को दोबारा अपसेटते हैं, वो वहाँ पर पौधा उस जगह में इसीलिए अपसेटते हैं कि जगह खाली ना रह जाए, और वो जगह क्या हुआ, उससे तेल निकलेगा तो फायदा होगा यार। तो वैसे क्या होता है, ये आर्टिकल अनुच्छेद का जो जोड़ा गया है वो आप समझ जाओ कि वो चीज़ क्या जोड़ी गई है, बाद में जोड़ी गई है। जैसे आपकी टी शर्ट है, अगर मान लो फट गई तो आपको उतनी जगह का बॉडी का वो दिखेगा, यार सही ना लग रही है, ये हो जहाँ पे स्टिकर लगवा लो तो सही रहेगी यार, या सिलाई करवा लो या चक्टो लगवा लो, अब तो समझ गई, यार रप्पू करवा लो तो हो जाएगी, पहनने लायक हो जाएगी। तो क्या होता है, वैसे ये आर्टिकल क्या है, बाद में जुड़ा है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। समान न्याय की बात की गई है, जैसे स्त्री और पुरुष महिलाओं क्या होता है, समान न्याय की बात की गई है, मगर क्या होता है, समान न्याय होता है, नहीं होता है। आपने आज तक देखा वो किसी महिला को फांसी दी गई है, आज तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है, मगर एक हमारी जो शबनम बेगम है, जो अमरोहा की हैं, उनको ऐसा लगता है कि फांसी दे दी जाएगी। जो एक क्या थी, उर्दू टीचर थी, उन्होंने क्या कर दिए थे, अपनी फैमिली के 7 मेंबरों की हत्या कर दी थी कुल्हाड़ी से काट के। किससे, कुल्हाड़ी से काट के हत्या कर दी थी, कि किसके चक्कर में, प्रेम के चक्कर में, प्रेम संबंध के चक्कर में। तो भाई साहब, ये जो प्रेम होता है वो जाति धर्म किसी को नहीं देखता है। अगर किसी के चढ़ पर, अगर किसी के सर पर अगर इसका भूत सवार है, तो जब तक उसमें खंडित नहीं होगा, खंडित का मतलब आप समझ गए, दोनों तरफ से अगर मन मुटाव नहीं होगा, तब तक आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी को अलग कर सकते हो या किसी को जुदा कर सकते हो। तो क्या एक दिन क्या होता है, ये अपने आप परमान नीचे लुढ़क जाता है और क्या हो जाता है, अपने आप अलग हो जाता है। तो किसकी बात की गई, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। जैसे आपने वकील देखा होगा या पुलिस अधिकारी, जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, यहाँ तक आप SDM से भी, किसी जो अधिकारी वगैरह होते हैं, आप किसी से अगर आप अगर उसमें थाने में है, देखा होगा कि आपने किसी बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो आपको निःशुल्क विधि सहायता दी जाती है, आपसे उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो आपने उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है।
आ जाएँ जो कांस्टेबल, आप किसी के बारे में पूछते हैं कि ये सर कैसा है, कैसे नहीं होगा काम, कैसे होगा, तो आपको उसमें क्या दी जाएगी, निःशुल्क विधि सहायता दी जाती है। उसमें आपसे कोई रुपये नहीं लिया जाता है। नहीं, आपको मैंने 1 घंटा समझाया था, आपके 400 रुपये बने या 500 रुपये बने, तो आप इसमें क्या कोई निःशुल्क सहायता दीजिए। किसके लिए? जो आप कैसे होते हैं, कमज़ोर वर्ग के क्षेत्र के लोग होते हैं। फिर आपका आता है अनुच्छेद 40 की बात करता है, ग्राम पंचायत की बात करता है। ग्राम पंचायत किसकी बात करता है? तो ग्राम पंचायत क्या होता है, आपके ग्राम क्षेत्र में क्या होता है, जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ग्राम प्रधान के द्वारा होता है। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो प्रधान होता है, जिसको हम क्या चुनते हैं। तो समझ गए, उसका काम होता है ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना, विकास कराना। किसका काम होता है? मुखिया का काम होता है। हमारे यहाँ तो जो अधिकारी लोग आते हैं वो सीसी से घूम के सीसी पे चले जाते हैं और प्रधान से कहते हैं वाह क्या विकास कराया है सर आपने। मगर जब अंदर को कोई अधिकारी देखता नहीं है कि क्या कीचड़ में चल रहे हैं, पानी में बह रहे हैं, ये नहीं, कोई नहीं देखता है अधिकारी। वो वहाँ से आया, उन्होंने नाश्ता पानी कराया, चलो ठीक है, बात बहुत विकास किया है हमारे प्रधान ने। तो फिर ये एक किसी गांव की बात नहीं है, प्रत्येक गांव की बात है। क्या होता है, अगर कोई कार्य होता है, आपने देखा होगा कि 90% क्या होता है, घोटाला कर जाता है प्रधान। आपने ये भी देखा होगा कि लिखित में सीसी आई है तो वहाँ ये भी नहीं है कि खरंजा करवा दे, सारा गोलमाल कर जाता है। खरंजा पहले से बिछा हुआ है, वो पहले से ही उसमें गंगा जी बह रही है तो पहले से ही काम चल रहा है, उसमें ये नहीं देख। और अधिकारी भी हमारे कितने महान हैं, वो देखते नहीं है कि हाँ सर्वे करे या ना करे, वो भी पैसा लिए, घूस लिए, जेब में रखी और सो रहे हैं आराम से। तो आपने ये देखा होगा कि जो ज़्यादा रिश्वत लेता है या ज़्यादा वो वैसा रुपए खाता है तो आगे चल के उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं या बहुत सारे उनको बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो ये कहाँ जाएगा भैया, उनका अपराध कहाँ जाएगा? आपने इतना बड़ा घोटाला किया है, आप जो इतना काम कर रहे हैं, अरे भैया वो जनता का पैसा है, जनता के लिए लगना चाहिए ना। आप सीसी करवाओ, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं नल लगवाओ। हमारे यहाँ कई नल के पीला, आधे घंटा पानी भर के रख दो, कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। उसको आप किसी एसडीएम अधिकारी को, पीडीएम को पिलाओ अपने गांव में भी एक बात करके। पिएगा नहीं, पिएगा तब उसको दिखाओ कि हम डेली ये पानी पीते हैं, डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी ऐसी जीते हैं। तो आप समझ सके हैं ग्राम पंचायत क्या होती है। और इसके बीच क्या हुआ था, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या हो गया था, विवाद हो गया था। किसके पीछे? ग्राम पंचायत के पीछे का विवाद हो गया था। गांधी जी कह रहे थे ग्राम पंचायत लागू नहीं होगी और भीमराव अम्बेडकर साहब कह रहे भीमराव अम्बेडकर साहब कह रहे ग्राम पंचायत लागू नहीं होगी, और आपके जो महात्मा गांधी जी थे वो कह रहे कि ग्राम पंचायत लागू होगी। भीमराव अम्बेडकर साहब कह रहे थे कि ग्राम पंचायत में क्या होता है, अगर किसी ग्राम का जो मुखिया होता है वो 90% क्या हो जाएगा, धन हड़प ले जाएगा और क्या होगा, ग्राम में विकास नहीं होगा। तो आज भी यही होता है, 4 अधिकारी मिलकर क्या कर लेते हैं, बहुत लंबा घोटाला कर देते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में किसी को पता नहीं चलता है। और भैया मैं तो ये कहता हूँ संविधान को पढ़ो, जानो उनके अधिकार क्या हैं, तुम्हारे अधिकार। एक पौआ के चक्कर में क्या वोट बेच देते हैं, है ना। हमें तो बहुत पिलाई साहब, हम तो वोट देंगे तो नहीं देंगे ना, हम ना साहब। कोई अच्छा प्रधान जो मुखिया खड़ा होता है तो क्या उसको पूछते हैं, अब दूसरा पिला रहा है भैया, खबा रहा है, हम तो भैया वोट नहीं देंगे। अब फिर 2 दिन बाद क्या घंटा पियोगे। तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर साहब ने के बीच में। तो इसका जो सुलह कराया था, कि आपने देखा होगा कि कम मजदूरी वैसा हिसाब है कि किसने सुलह कराया था, तो हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुलह कराया था कि जो राज्य ग्राम पंचायत लागू करना चाहता है वो ग्राम पंचायत लागू करे, जो राज्य ग्राम पंचायत लागू नहीं करना चाहता है वो ग्राम पंचायत लागू ना करे। तो 2 अक्टूबर को 1956 में लगभग, कब 1900 लगभग डेट फिक्स थोड़ा लग रहा है, 1956 में क्या हुई थी, राजस्थान में ग्राम पंचायत लागू हुई थी। और ग्राम पंचायत लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो आपका कौन था आपका राजस्थान था। कौन था आपका, राजस्थान था। थोड़ा क्या है, दिमाग से थोड़ी बात टप जाती है किसी टाइम। फिर आपका आता है अनुच्छेद 41, क्या कहता है, कुछ दिशाएं सरकारी सहायता। अच्छा, कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता। अब सरकारी सहायता क्या होती है, सरकारी सहायता क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, जो 60 साल के व्यक्ति होते हैं उनको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। आपने देखा होगा
क्या मिलती है उनको? पेंशन मिलती है। सरकार 60 साल पेंशन चला रही है। महामाया अखिलेश जी की सरकार आई थी तो महामाया पेंशन चला रही है। और आपने देखा होगा खेत भत्ता मिलता है। खेत भत्ता ही समझ लो 2000 रुपये 2 महीने के बाद, मतलब साल में 6000 रुपये मिलते हैं। तो क्या हो गया? खेत भत्ता हो गया। तो ये क्या है? जो हमारी सरकार दे रही है वो सहायता दे रही है। क्या दे रही है? सहायता दे रही है। आपने देखा हुआ कि जो सरकार, जैसे आपका रेलवे में टिकट होता है, जो हमारी क्या करती है, आर्थिक मदद की जा रही है ना। आपने देखा होगा कि रेलवे में किराया कैसा है। मान लो भाई बरेली जाने का या मुरादाबाद आने का कितना किराया है? 30 रुपये किराया। अब तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो गई तो कितना हो गया? 30 रुपये। पहले पैसेंजर का किराया था कितना? 10 रुपये था, अब कितना हो गया? 45 रुपये हो गया। तो हमारी क्या है, सरकार क्या करती है? सहायता देती है। अगर आप रोडवेज से जाओगे तो वही किराया कितना है? 90 रुपये है। तो क्या दे रही है हमारी सरकार? क्या करती है? सहायता देती है। और राज्य चाहे सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, राज्य सरकार चाहे लागू नहीं कर सकती है। फिर आपने देखा होगा कि जो सरकार थी उन्होंने क्या, जो महिला या बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो लगभग उनकी उम्र मतलब 60 साल से लेकर 30-35 साल, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो हमारी सरकार के द्वारा योजना चलाई गई थी। जो महिला या व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता है उनको पढ़ना सिखाया गया था, उनको साइन करना सिखाया गया था। तो क्या साइन करना सिखाया गया था? उसके लिए ग्राम में क्या रखा गया था? एक टीचर रखा गया था जिसे सरकार क्या देती थी? तनख्वाह देती थी। क्या हो? ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो? शिक्षा का प्रसार हो, इसीलिए। फिर आपका आता है शिक्षा, मैंने आपको बता दिया शिक्षा। फिर आता है काम। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है, जो किसकी रोजगार योजना चल रही है। क्या जो रोजगार होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में तालाब खुदते हैं, वो खंदी खुदती हैं, खरंजा पड़ता है, तो उसमें क्या देती है राज्य सरकार? क्या देती है? हमें काम देती है। तो उसको क्या काम देती है? मान लो ग्रामीण क्षेत्र में तो किसके जरिए काम देती है? ग्राम पंचायत के द्वारा, जो प्रधान होता है उसके द्वारा काम होता है। खंदी किसके द्वारा खुदती है? प्रधान के जरिए काम होता है। खरंजा, सीसी और आपके खंदी किसके द्वारा? तो ये कौन देता है? कौन करा रही है? हमारी राज्य सरकार। और राज्य की मर्जी कराए या ना कराए। फिर आपके विकलांग क्या होता है? विकलांग सहायता क्या होती है? जैसे आपने जो व्यक्ति जिसका धर लगभग 60% 50% काम नहीं करता है, तो सरकार उससे क्या देती है? छूट देती है, उसको आधा किराया माफ़ करती है। और कुछ का मतलब 75% या 60% या 80% क्या धर काम नहीं करता है, तो उसको कोई छूट नहीं दी, उस पर पूरी छूट दी जाती है, उसका कोई किराया नहीं लिया जाता है। और जो लोग 90% जो मतलब चल नहीं फिर पाते हैं, उनके लिए सरकार क्या, उनको फ्री मतलब सुविधा उपलब्ध कराती है। किराया फ्री होता है रेलवे में चाहे बस में। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के साथ में एक विकलांग व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति का किराया क्या होता है? फ्री होता है। उसकी सहायता के लिए जो व्यक्ति जाता है उसका किराया फ्री होता है, उसमें कोई उसका किराया नहीं जाता है। और सरकार जो विकलांग लोगों के लिए क्या देती है? पेंशन दे रही है। और आपने देखा होगा पेंशन दे रही है, पेंशन के साथ जैसे आपने व्हील चेयर वगैरह और क्या सरकार क्या कराती है? इलाज भी करा रही है। जैसे पोलियो ड्रॉप, बहुत सारे मतलब योजनाओं के द्वारा क्या की जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर की समानता के लिए बात की जाती है। तो आप समझ गए कि ये क्या है राजकीय नीति निर्देशक तत्व। तो ये कितने रहेंगे? 40 रहेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि कैमरे के चक्कर से थोड़ा ये जो वीडियो थोड़ी डिफरेंट आ रही है कैमरे के कारण। तो कैमरा आ जाएगा तो उसके हिसाब से वीडियो लंबी होने लगेगी। तो एक बार इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। क्या कहता है? किसकी बात करता है? बी.एन. राव ने क्या कहता है? जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे? बी.एन. राव ने कहा था अधिकार भाग 3 क्या है? न्याय का। और भाग 4 क्या है? गैर न्याय के। इसमें आप उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी नहीं जा सकते। और राज्य के ऊपर लागू होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लागू नहीं होते हैं। अगर राज्य चाहे तो काम करेगी, अगर राज्य चाहे लागू नहीं करेगी। जैसे महामाया पेंशन अखिलेश जी की सरकार में आई थी, अब वो क्या योगी जी की सरकार आई तो क्या हो गई? बंद हो गई। तो ऐसे ही जब सरकार राज्य सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, राज्य सरकार चाहे तो लागू नहीं कर सकती है। फिर के.टी. शाह ने क्या कहा? ये बैंक की तरह है, जब बैंक चाहे तो ये चेक बना सकती है, बैंक चाहे तो चेक नहीं बना सकती है। फिर ग्रैनवेल ऑस्टिन ने कहा था संविधान की मूल आत्मा है। क्या कहता है? भाग 4 को क्या है? संविधान की मूल आत्मा है। और जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या क्या है? संविधान की आत्मा, संरक्षक और हृदय कहा है।
फिर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात की है, और उसमें किसने लोकतंत्र की बात की है, तो दो लोकतंत्र की बात की है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कितने न्याय की बात की है, तो कितने न्याय की बात की है, तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटे गए, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांत। एक किसके संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और आयरलैंड के संविधान ने कहाँ से लिए, तो स्पेन के संविधान से लिए थे। और ये बाध्य योग नहीं है, ये आप न्यायालय नहीं जा सकते, वो आप बात नहीं कर सकते, नहीं मेरा अधिकार है, मेरा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, और आप न्यायालय नहीं जा सकते, और ये बाध्य योग नहीं है, आप मतलब बात नहीं कर सकते कि नहीं ये मेरा मूल अधिकार है या मेरा ये अधिकार है। ये राज्य चाहे तो लागू कर सकता है, राज्य चाहे तो लागू नहीं कर सकता है। फिर आपका आर्टिकल 36 किसकी बात करता है, तो राज्य की परिभाषा की बात करता है। किसकी बात करता है, राज्य की परिभाषा की बात करता है। और आर्टिकल आपका 12 किसकी बात करता है, राज्य की बात करता है, राज्य की परिभाषा की बात करता है। तो अगर आपसे पूछा था आर्टिकल 32 और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 किसकी बात करता है, तो राज्य की परिभाषा की बात करता है। फिर आपका आर्टिकल 36 किसकी बात करता है, न्यायालय में परिवर्तन या बाध्य योग नहीं है, आप न्यायालय नहीं जा सकते, और आप क्या है, बाध्य योग नहीं है, आप नहीं कि ये मेरा कर्तव्य है या मेरा मूल अधिकार है, या आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आर्टिकल 38 किसकी बात करता है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात करता है, और सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। फिर आपका आर्टिकल 39 स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, जिसमें महिलाएं अगर काम कर रही है तो उसके लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर महिलाएं खेत में नराई गुड़ाई कर रही है, या जो महिला रेलवे में काम करती है, या जो महिलाएं किसी सरकार में किसी भी मतलब सरकारी पद पर आरूढ़ है, उनके लिए समान वेतन दिया जाएगा। मगर कुछ उसके व्यक्ति विशेष या आपके उसके पद के हिसाब से क्या दिया जाएगा, विषय के हिसाब से उसका वेतन में छूट दी जाएगी। जैसे कोई पीटी का टीचर है, कोई केमिस्ट्री का टीचर है, तो उसके लिए, या आपका कोई मान लो कोई इंग्लिश का टीचर है, तो जो पीटी के टीचर की तनख्वाह थोड़ी कम होती है, और केमिस्ट्री और उसके इंग्लिश के गणित के टीचर की तनख्वाह ज़्यादा होती है। फिर अनुच्छेद 39 किसकी बात करता है, तो समान न्याय और निःशुल्क सहायता की बात करता है। किसकी बात करता है, समान न्याय, स्त्री और पुरुष महिलाओं के लिए समान न्याय की बात करता है, और निःशुल्क विधि सहायता की बात करता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर उनसे कुछ निःशुल्क सहायता विधि मतलब सहायता मांगते हैं, तो क्या दे, वो हमारी बातचीत सुनते हैं और बताते हैं कि इसका ये निष्कर्ष है। उसमें कोई आपके लिए कोई दबाव नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और सरकार, आपने देखा होगा कहीं कहीं सरकार क्या कराती है, जो व्यक्ति विशेष के लिए कोई मान लो कोई अपराध में सिद्ध है, उसको वकील करने की हैसियत नहीं है, इतना कमज़ोर है कि वकील नहीं कर सकता, तो उसके लिए सरकार क्या कराती है, सरकारी वकील उपलब्ध कराती है। मगर जो सरकारी वकील उपलब्ध कराती है, आपने देखा होगा कि सरकारी वकील कभी भी 80% मुकदमा जीतते नहीं है। वो इस हिसाब से सीरियसनेस से नहीं लेते हैं कि ये हमारा खुद का मुकदमा है। और जो प्राइवेट व्यक्ति होता है, जो प्राइवेट वकील होता है, आपने देखा होगा कोई जी जान लगा देता है, मगर आपसे पैसा भी खूब जी जान के ही ऐंठता है, क्या नहीं, अरे ये तो हमारे ही आदमी है, हम तो भैया तुम्हें छुड़ा लेंगे, क्या 50,000 और लगे हो। तो आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट वकील होता है वो अच्छी तरीके से दूता है, मगर काम भी अपना कैसा करता है, अच्छी तरीके से करता है। फिर आपका आर्टिकल 40 किसकी बात करता है, तो ग्राम पंचायत की बात करता है। ग्राम पंचायत की बात करता है, अगर ग्राम पंचायत किसी राज्य में लागू करना चाहे तो हो सकती है, ग्राम पंचायत अगर किसी राज्य में लागू करना नहीं चाहे तो नहीं हो सकती। ये किसने कहा था, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, और गांधी और आपके भीमराव अम्बेडकर साहब के विवाद के बीच में ये बात कही थी। तो प्रथम राज्य ग्राम पंचायत लागू करने वाला कौन सा था, तो आपका कौन सा था, राजस्थान था। और जो आपकी मेहता समिति के द्वारा ग्राम पंचायत लागू की गई थी लगभग 1956 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर। फिर आपने अनुच्छेद 41 किसकी बात करता है, तो कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता की बात करता है। जैसे आपने बुढ़ापे में जो लोग क्या होते हैं, बुढ़ापे में सरकार क्या देती है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो रिटायर होते हैं, उनके लिए सरकार क्या देती है, पेंशन देती है। जो उसकी आपने देखा हो, जो आपकी जो सैलरी मिलती है वो आधी तनख्वाह किसके रूप में देती है, पेंशन के रूप में देती है। और जो कुछ बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं होती हैं जो काम करने लायक नहीं होते, उनके लिए सरकार क्या कराती है, पेंशन मुहैया उपलब्ध कराती है। क्या कराती है, पेंशन उपलब्ध कराती है। और बहुत सारी सरकारी योजना चल रही है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में इतना लोग इसको अग्रसर नहीं लेते हैं और उतना काम नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका व्यक्ति विशेष लाभ नहीं ले पाते हैं।
फिर शिक्षा, जो सरकार हमारी क्या है, व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो महिलाएं लिख नहीं पाती थी, पढ़ नहीं पाती थी, उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने एक टीचर रखा जिसकी सहायता से वो व्यक्ति नाम लिख सकें और पढ़ सकें। फिर आपकी काम की बात, जो ग्राम पंचायतों क्या होता है, रोजगार की बात की जाती है। मनरेगा के तहत क्या ये दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में काम दिया जाता है, तालाब खुदाई, खरंजा, बहुत सारे ऐसे काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। सीसी पढ़ना, ये क्या देती है, सरकार काम देती है। किसके द्वारा, जो ग्राम का मुखिया होता है उसके द्वारा काम दिया जाता है। फिर विकलांग क्या होते हैं, जो विकलांग वे लोग होते हैं जो चल नहीं फिर पाते हैं, तो उनके लिए सरकार किराए में माफ़ देती है, और बहुत सारी जैसे व्हील चेयर और महीनेदारी क्या देती है, भत्ता देती है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये तो थी, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आर्टिकल आपकी 41 तक इतना बहुत है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।